बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरेसेंस के बारे में। फ्लोरेसेंस क्या होती है? जैसे हम लोगों ने जबलॉन्स्की डायग्राम में डिस्कस किया था कि जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट पर आते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पर फ्लोरेसेंस हुई है, यानी इमिशन ऑफ लाइट होती है। उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। अब बेसिकली होता क्या है कि डी एक्साइटेशन कैन अक्कर वाया रेडिएटिव डिके बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ फोटोन। अच्छा, ये इसमें एक कन्फ्यूजन है मुझे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। डी एक्साइटेशन में ये है कि डी एक्साइटेशन हो सकती है रेडिएटिव डिके के थ्रू। ठीक है, रेडिएटिव डिके का क्या मतलब है कि फोटोन जो है उसकी इमिशन हो जाए। ठीक है, बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ फोटोन, फोटोन खुद ही इमिशन कर दे। स्पॉन्टेनियस होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हम कुछ ट्रिगर ना कर रहे हैं, वो खुद ब खुद नीचे आ जाए। जैसे हमने बताया पहले ही कि एक्साइटेड स्टेट पर उनके रहने की लाइफ टाइम जो है वो ऑलरेडी खुद ही कम है। हमने कम नहीं किया, वो खुद ही कम है, वो है ही नहीं ज़्यादा कि वो ज़्यादा देर वहाँ रह सकें। तो वो खुद ब खुद ही, जैसे ही उनका टाइम खत्म होता है, वो खुद ब खुद नीचे आ जाते हैं। तो हमने यहाँ यही कहा कि डी एक्साइटेशन हो सकती है रेडिएटिव डिके के थ्रू। और रेडिएटिव डिके क्या है कि फोटोन की जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन हो जाए। ठीक है। The radiative de-excitation process can be described as monomolecular process. मोनोमोलिक्यूलर प्रोसेस के थ्रू कह सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही जो है फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है डी एन एक्साइटेड डिवाइड बाई डी टी। एन जो है आई थिंक सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटोन्स हैं, और इज इक्वल्स टू माइनस के एफ। के जो है वो कांस्टेंट है, और एन एक्साइटेड यानी कि जो नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट पर, उनके बारे में कि कितना नंबर है। ये आ गया। अब है हमारे पास द वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज ऑलवेज मच फास्टर देन फोटोन इमिशन। अब उन्होंने कहा है कि वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, वो ज़्यादा तेज़ है एज कम्पेयर टू फोटोन इमिशन। यानी इतनी जल्दी फोटोन इमिशन नहीं होती जितनी जल्दी उसकी वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होती है। अब देखो ये साथ जो डायग्राम दी गई है, इसमें जो छोटी-छोटी लाइन्स हैं, ये सारी हमारे पास वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं, ठीक है? तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन जो है वो बहुत तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू फोटोन इमिशन। छोटे-छोटे से तो गैप है, बिल्कुल एनर्जी लेवल का जो गैप है वो ना होने के बराबर है। ठीक है ना? तो जब इतना कम गैप है तो वो तेज़ी से हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फोटोन इमिशन। हमने अभी कहा फोटोन इमिशन भी जल्दी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो फोटोन इमिशन इतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी तेज़ी से वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होती है। ठीक है? Therefore, all observed fluorescence normally originate from the lowest vibrational level of electronic excited state. उन्होंने कहा इसीलिए मोस्टली जितनी भी फ्लोरेसेंस आप देखोगे ना, वो ओरिजिनेट हो रही थी सबसे नीचे वाले वाइब्रेशनल स्टेट से। अब किस तरह से? अगर आपने माइंड में जब लॉन्च की डायग्राम लेकर आओ, उसमें वाइब्रेशनल स्टेट्स के लेवल थे। कह सकते हैं V5 4 3 2 1। लेकिन हमने जब एरो लगाया था, हमने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पर लेकर गए थे, हमने सबसे ऊपर वाली वाइब्रेशनल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन लेके गए थे। ठीक है? लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज नीचे आता गया, V5 से 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और 1 से उसने फिर जंप किया और वो ग्राउंड स्टेट पर आया, तब फ्लोरेसेंस हुई थी। ऐसे ही है ना? तो क्योंकि हमने यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि वी जो वाइब्रेशनल स्टेट है उसपे सबसे लोएस्ट स्टेट पे आके वो जंप करता है। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि फ्लोरेसेंस कब होती है? फ्लोरेसेंस तभी होगी जब वो सबसे नीचे वाली स्टेट पे आएगा, वाइब्रेशनल स्टेट पे। अब बेसिकली अगर तुम ऊपर देखो, ये जो हमें ग्राफ दिखाया गया है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये एक्साइटेड स्टेट्स है। ठीक है? और ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, ये जो फर्स्ट वाली लाइन नज़र आ रही है, इलेक्ट्रॉन गया वी बिल्कुल 1 से। ठीक है? ये समझो V1 है, वाइब्रेशनल स्टेट 1 है, वहाँ से गया एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट में खासा ऊपर गया, उसके बाद ये जो छोटे-छोटे एरो नज़र आ रहे हैं, ये रेडिएशन लेस डिके हो रही है, यहाँ पे कोई रेडिएशन जो है वो एब्ज़ॉर्ब या रिलीज़ नहीं हो रही। ठीक है? वो खुद आ रहा है नीचे वाइब्रेशन लेवल पे। और जब वो आखिरी वाइब्रेशनल लेवल पे आया है, सबसे लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल पे एक्साइटेड स्टेट के, वहां से फिर उसने जंप किया और वो ग्राउंड स्टेट लेवल पे आ गया। समझ आई ना ये वाली चीज़? और यहाँ पर इस प्रोसेस में फ्लोरेसेंस हुई, और पीछे वाले प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन हुई थी। जाहिर है एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, और जब वापस आएगा तो रेडिएशंस इमिट होंगे, जिसको हमने कहा ये फ्लोरेसेंस होगी। अब उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम इज शिफ्टेड टू लोअर एनर्जीज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उन्होंने कहा फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम जो है ना, मोस्टली उसकी एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? अब ज़रा याद करो दोबारा वही बात, एक ही बात ना बार-बार आ रही है। किस तरह से? मैंने कहा था एब्ज़ॉर्ब करता है ना एनर्जी, वही सेम एनर्जी डी एक्साइट होते हुए वो री इमिट कर देता है, दोबारा से रिलीज़ कर देता है। ठीक है? लेकिन डिफ़रेंस कहाँ आता है? उसकी वेवलेंथ में। एब्ज़ॉर्ब करते हुए उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, लेकिन इमिट करते हुए उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने सेम वही बात की है कि जब स्पेक्ट्रम जो है वो शिफ्ट होता है लोअर एनर्जी पे। लोअर एनर्जी का क्या मतलब है? पहले ही मैंने बताया था, उसका मतलब है लोअर वेवलेंथ। ठीक है?
उसका मतलब है लॉन्गर वेवलेंथ कि एनर्जी कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से अगर कंपेयर करें, जब एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसके पास वेवलेंथ शॉर्ट होती है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? Furthermore, the shape of the emission spectrum is approximately the mirror image of the absorption spectrum। अगर आप ये सोचो ना कि मिरर इमेज का क्या मतलब है, बिल्कुल ऑपोजिट, ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑपोजिट। तो उन्होंने कहा कि अगर आप देखो ना इमिशन स्पेक्ट्रम को और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको, तो आपको पता लगेगा कि ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, ठीक है? यानी टोटली ऑपोजिट है। क्यों? कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इमिशन में एनर्जी बहुत कम होती है। एब्जॉर्प्शन में उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है, इमिशन में उसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। एब्जॉर्प्शन में जो एनर्जी इमिट एब्जॉर्ब करता है वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इमिट कर देता है इन द इमिशन प्रोसेस। तो ये हो गया। अब उन्होंने कहा कि प्रोवाइडिंग दैट द जनरल द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट हैव सिमिलर वाइब्रेशनल प्रॉपर्टीज। इससे क्या पता लगता है कि वाइब्रेशनल स्टेट जो है, आइदर दैट वाइब्रेशनल स्टेट्स आर ऑफ ग्राउंड स्टेट और दैट आर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स, दे हैव सेम वाइब्रेशनल प्रॉपर्टीज। वाइब्रेशनल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, वाइब्रेशनल लेवल सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, चीज सेम है, तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है, उनकी वेवलेंथ के अंदर, उनकी एनर्जी के अंदर, ठीक है? एनर्जी वो जो मॉलिक्यूल की अपनी है, वो एनर्जी नहीं जो उसने एब्जॉर्ब या इमिट की, वो वाली एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? उस मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब ये आ गया मिरर इमेज स्पेक्ट्रा। अब अगर आप इसको देखें तो ये मिरर इमेज किस तरह से, कि अगर आप आधे, ये दरमियान जो है ना बिल्कुल, ये 3800 के बाद जो पीक आ रही है, अगर आप इसके ऊपर आधा हाथ रखें ना और यूं करें तो आपको बिल्कुल सेम लगेंगी ये, ठीक है? सेम लगेंगी। कि अगर आप मिरर के साथ हाथ करें ना अपना ये वाला, तो ऐसे लगेगा वहीं से हाथ शुरू हो रहा है और दूसरा जा रहा है, ऐसे लगता है राइट हैंड साथ आ गया। तो राइट और लेफ्ट हैंड जो है वो बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो दरमियान में फिंगर रखो या कोई चीज़ रखो तो देखो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो ये मिरर इमेजेस लग रही हैं एक दूसरे की, ठीक है? तो अब स्पेक्ट्रा जो है इस तरह से प्लॉट किया गया कि एम्पलीट्यूड वर्सेस वेव नंबर। तो ये याद रखना है कि प्लॉट किसके थ्रू है, ग्राफ किसके थ्रू है, एम्पलीट्यूड का है वर्सेस वेव नंबर। एम्पलीट्यूड होती है हाइट और वेव नंबर है साथ उसके, जो कि cm-1 यानी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन प्लॉटेड वर्सेस वेवलेंथ द मिरर इफेक्ट इज नॉट एज प्रोनाउंस्ड। अगर हम वेवलेंथ, वेव नंबर की जगह अगर हम वेवलेंथ के साथ इसका ग्राफ बनाए ना, तो हमें नजर नहीं आएगा इतना खास डिफरेंस, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको वेव नंबर के साथ इसका ग्राफ बनाते हैं ना, इंटेंसिटी का, ये जो हमारे पास है एम्पलीट्यूड का, तो अच्छा खासा मिरर इमेज उसकी नजर आती है, मिरर इफेक्ट नजर आता है कि भाई टोटली जो है ना एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। अब ये देखो यहाँ पर ये भी सेम ही लग रही है एक दूसरे के, ठीक है? पहला वाला जो है ग्राफ वो अब्जॉर्प्शन का है, दूसरा वाला जो है वो फ्लोरेसेंस का है। अब उन्होंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपर स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोअर स्टेट है सेम ही, लेकिन उसमें ऊपर जा रहा था, इसमें नीचे आ रहा है। और उसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपर स्टेट में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है पीक्स के दरमियान में, जबकि अगर आप देखो लोअर स्टेट को, तो पीक्स के दरमियान, ऊपर वाली और नीचे वाली पीक्स के दरमियान में जो फर्क है वो ज्यादा है। तो उन्होंने कहा था शॉर्ट वेवलेंथ इन द फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये वेवलेंथ के बारे में बता रहे हैं कि जो फ्लोरेसेंस में जो लॉन्ग है, फ्लोरेसेंस में जो लॉन्ग है वो एब्जॉर्प्शन में शॉर्ट है, और जो एब्जॉर्प्शन में शॉर्ट है वो फ्लोरेसेंस में लॉन्ग है, यानी थोड़ी सा ऑपोजिट है। फिर है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस क्या होती है, दोबारा वही चीजें ये आ गई हैं, डीएक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट में इन्वॉल्व फॉस्फोरेसेंस। हम्म। क्या? मुश्किल नहीं है जी, वही चीजें हैं जो हमने पीछे डिस्कस की है। जब ब्लॉन्स्की डायग्राम, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है तुम्हारा, तो वहीं से तुमने आगे लेके चलना है। ये तुम्हें लिखा हुआ है ऐसे लग रहा है थोड़ा सा हाईलाइट किया है, थोड़ा मोटा किया हुआ है, थोड़ा बोल्ड उसमें, तो तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं कितना है, 4 लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें ज्यादा टफ नहीं है ये चीजें। बेसिकली ये आनी भी नहीं है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई जो इसमें हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है और जो हमारे पास फ्लोरेसेंस है, इनका मिरर इमेजेस जैसा रिलेशन है, ठीक है? मिरर इफेक्ट है इनके अंदर के, एब्जॉर्प्शन वाला जो है और जो फ्लोरेसेंस वाला है उनमें मिरर इफेक्ट आता है, एक ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बेसिकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ जो है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम में वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर। इस तरह से थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, बेसिकली रट्टा नहीं लगाना है इसको बिल्कुल भी। पढ़ के देखोगे ना समझ आ जाएगी, ठीक है? फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस तो हम लोग पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, ये थर्ड है, तो वो वही कॉन्सेप्ट है, वही चीजें हैं, बस उनको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक्सप्लेन ये वाली चीजें तो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी जब हम डायग्राम पढ़ रहे थे। तकरीबन तकरीबन चीजें वही हैं, बस उन्होंने यहाँ पर हर चीज को कंपेयर किया है। जैसे
एब्जॉर्प्शन थी वहाँ हमने सिंपली पढ़ी थी, फ्लोरेसेंस सिंपली पढ़ी थी, फास्फोरेसेंस सिंपली पढ़ी थी। यहाँ उनको कंपेयर किया हुआ है कि अगर हम एब्जॉर्प्शन को फ्लोरेसेंस से कंपेयर करें, अगर हम एब्जॉर्प्शन को फास्फोरेसेंस से कंपेयर करें तो कैसे बनेगा, किसका जल्दी होगा, किसका जो है वो डिले होगा, कौन सी मिरर इमेजेस लग रही हैं, कौन ऑपोजिट है, कौन सेम है, ये चीज़ें हैं थोड़ी-थोड़ी सी। ठीक है? तो अब देखो इसमें फास्फोरेसेंस में उन्होंने बताया है कि डीएक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट में इन्वॉल्व फास्फोरेसेंस कि अब क्या होगा कि अगर आप डी एक्साइटेशन या डीएक्टिवेशन की बात करो एक्साइटेड स्टेट से, तो हो सकता है कि वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाए और सिंगलेट से वो ट्रिपलेट में चला जाए, और जब ट्रिपलेट से वो ग्राउंड पे आएगा तो वहां पर क्या होगी, फास्फोरेसेंस। तो उन्होंने कहा चांस है कि फास्फोरेसेंस के थ्रू भी वो ग्राउंड स्टेट पर आ सकता है। अब उन्होंने कहा आफ्टर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग टू अ ट्रिपलेट स्टेट फर्दर डीएक्टिवेशन कैन अकर आइदर बाय इंटरनल और एक्सटर्नल कन्वर्जन और बाय फास्फोरेसेंस। अब उन्होंने कहा इंटरनल कन्वर्जन क्या थी कि उसमें T2 से T1 में आ जाएगा, ठीक है। और फास्फोरेसेंस क्या थी कि वो वहां से जंप करेगा और ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। और एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या है, ये क्वेंचिंग है जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे बात की थी कि क्वेंचिंग के थ्रू भी हो सकती है फर्दर डीएक्टिवेशन या ग्राउंड स्टेट पर आ सकता है। अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल कन्वर्जेंस compete सो सक्सेसफुली कि एक्सटर्नल और इंटरनल कन्वर्जेंस इतने सक्सेसफुली compete करती हैं फास्फोरेसेंस के साथ कि इस किस्म की इमिशन जो है वो ऑर्डिनरी ऑब्जर्व्ड ओनली एट लो टेम्परेचर्स, की ये बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर ऑब्जर्व की जाती हैं इन हाईली विस्कस मीडिया, इन हाईली विस्कस मीडिया और बाय द मॉलिक्यूल्स दैट आर एड्सॉर्ब ऑन लिक्विड, ऑन सॉलिड सॉरी, कि वो मॉलिक्यूल जो सॉलिड के ऊपर चिपक जाते हैं उनकी वजह से, या बहुत लो टेम्परेचर में या बहुत विस्कस मीडिया में, अगर ना लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो, थोड़ा गाढ़ा किस्म का मीडिया हो, विस्कस किस्म का मीडिया हो, उसके अंदर ये शो होती हैं। ठीक है? तो ये बहुत स्ट्रांगली compete करती है। compete का मतलब है आपस में झगड़े में लगी रहेंगी तो रिजल्ट हमें जल्दी नहीं मिलता। तो ये तब मिलेगा जब टेम्परेचर बहुत लो होगा, जब मीडिया जो है वो विस्कस होगा और जब कोई मॉलिक्यूल्स जो है वो एड्सॉर्ब हुए होंगे लिक्विड के ऊपर। तो ये तीन जो ये पर्पल कलर में लिखे हुए हैं, ये याद कर लेना, तीन चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये पूछ सकते हैं। उसके बाद दोबारा आ गया फास्फोरेसेंस का ग्राफ, जिस तरह से हम लोगों ने सेम एज़ जैसे पीछे फ्लोरेसेंस की थी, सेम एज़ फास्फोरेसेंस है। बस यहाँ पर एक एक चीज़ सिर्फ ऐड की गई है और वो है सिंगलेट के नीचे जो ट्रिपलेट की एक ग्राफ शो किया गया है। ट्रिपलेट के जो एक स्पेक्ट्रा शो किया गया है, बस एक ये इज़ाफ़ी चीज़ है। बाकी सारा कुछ वैसे सेम ही है। ठीक है? वहाँ पर क्या था, सिंगलेट से डायरेक्ट उसने छलांग मारी थी, नीचे आ गया था। यहाँ पर सिंगलेट से वो पहले ट्रिपलेट में गया और ट्रिपलेट से नीचे आ गया। वहाँ पर हमने कहा था कि फ्लोरेसेंस हुई है, यहाँ हमने कहा है फास्फोरेसेंस हुई है। ठीक है? और यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ हमने बताना है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी हुई है, क्योंकि सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज हुआ है। ठीक है? अब है फास्फोरेसेंस अक्कर व्हेन फास्फोरेसेंस कब होती है? फॉरबिडन स्पिन एक्सचेंज कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट इनटू अ ट्रिपलेट स्टेट। हमने फॉरबिडन क्यों कहा है? इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही बात की थी कि फॉरबिडन हो जाता है। ये जो चेंज है ना, स्पिन ओरिएंटेशन है, स्पिन चेंज कर लेते हैं ऊपर जाके, सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट में चेंज होना, ये फॉरबिडन है, लेकिन ये हो जाता है फिर भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो फॉरबिडन स्पिन एक्सचेंज हो गया, जो मना किया गया था, जो नहीं होता मोस्टली, जो कम होता है, वो एक्सचेंज हो गया इनमें और कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट में चेंज हो गया। ठीक है? अब पता है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में ये जो छोटी सी इमेज दिखाई है जिसमें बताया है कि पहले सिंगलेट था इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑपोजिट स्पिन थी, एक क्लॉकवाइज था एक एंटी क्लॉकवाइज था। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई, उसमें से एक ने अपना स्पिन चेंज कर लिया और दोनों क्लॉकवाइज हो गए या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गए, एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए। अब उन्होंने कहा ट्रिपलेट स्टेट रिलैक्सेस रैपिडली टू v इज इक्वल्स टू 0। हम्म। बाजी तुम मेरे सामने आओ जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। लेक्चर नंबर 1 तुमने नहीं सुना गौर से मेरा? फॉरबिडन, मैंने इतना लंबा इस पे लेक्चर दिया था कि फॉरबिडन का मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं, लेकिन ये फॉरबिडन है कि अनलाइकली है कि ये हो, ऐसा नहीं होता मोस्टली। ठीक है? ये फेवरेबल इतना नहीं है चीज, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉरबिडन चेंज हुआ है। ठीक है? फॉरबिडन एक्सचेंज हुआ। तो फॉरबिडन है कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में चला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी दी थी कि स्पिन जो है वो दोनों ग्राउंड स्टेट पर थे, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से जो दोनों चेंज हुए, सिंगलेट में थे, दोनों सिंगलेट में चेंज हुए। लेकिन अगर एक जाके स्पिन चेंज कर लेता है तो वो ट्रिपलेट बन जाती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है? तो यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ कि अगर वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज हुआ है तो ये बेसिकली चेंज होना उसके स्पिन का ये फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी ये हो गया। तो क्या हुआ, ट्रिपलेट स्टेट जो है वो रिलैक्स हुई रैपिडली इनटू v इज इक्वल टू 0 वाइब्रेशन लेवल। रिलैक्स का मतलब है कि वो v पता नहीं वाइब्रेशन लेवल कौन से वाले पे जाके वो लैंड की होगी, जो ट्रिपलेट सिंगलेट से ट्रिपलेट में आया है। वो v4 भी हो सकता है, v3 भी हो सकता है, v2 भी हो सकता है, जो भी v था उससे वो फौरन से नीचे आना शुरू करेगा और v0 पे आएगा। जैसे ही वो v0 पे आएगा वो ग्राउंड पे छलांग लगा देगा।
ठीक है? यानी कि जैसे ही वो करीब आएगा ग्राउंड स्टेट के, V जब 0 होगा, वाइब्रेशनल स्टेट जो है उसकी 0 होगी, तो वो नीचे छलांग लगा देगा और ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। The transition to electronic ground singlet state with the emission of photon is spin forbidden। अब ये ट्रांजिशन क्या थी? ये स्पिन फॉरबिडन थी, क्योंकि यहाँ पर स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। और स्पिन चेंज हो के इसने ट्रिपलेट से छलांग लगाई है, तो क्या हुई यहाँ पर? फॉस्फोरेसिस, देयरफॉर द मॉलिक्यूल गेट ट्रैप्ड इन द ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ पर क्या हुआ? ट्रिपलेट स्टेट में ट्रैप हो गया मॉलिक्यूल। अब उन्होंने कहा इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में मोस्टली क्या होता है? इमिशन ऑफ फोटोन एंड द रिकवरी ऑफ द ग्राउंड स्टेट अक्कर। कि क्या होता है? फोटोन इमिट होता है और ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि एचवी एनर्जी रिलीज हो जाती है, बट विथ लो एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का डिफरेंस, यहाँ पर उस डिफरेंस को हाईलाइट करके आप लोग लिख सकते हो। इसमें क्या है? लो एफिशिएंसी है। ये क्या है? ये फॉरबिडन है। और वो जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और वो फॉरबिडन भी नहीं है, वो ज़्यादा फेवरेबल है। सिंस द ट्रिपलेट स्टेट हैज जनरली लोअर। अच्छा, इसमें है कि सिंस द ट्रिपलेट स्टेट हैज जनरली लोअर एनर्जी देन एक्साइटेड सिंगलेट। अब पता है ना कि ट्रिपलेट स्टेट जो है उसकी एनर्जी कम होती है अगर हम कंपेयर करें एक्साइटेड सिंगलेट के साथ। तो फॉस्फोरेसेंस जो है वो अकर एट लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लोअर फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर तुम्हें एक और पॉइंट मिल गया। अब तक यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का वर्ड एक बार भी नहीं आया था, लेकिन अब पता लग गया कि फॉस्फोरेसेंस के अंदर फ्रिक्वेंसी कम होती है। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम पॉइंट्स बना के ना लिख सकते हो एज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, एंड कैन इजीली बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फ्लोरेसेंस। अब देखो इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है, इससे हमें फौरन पता लग जाता है कि यहाँ पर फ्लोरेसेंस नहीं हुई बल्कि फॉस्फोरेसेंस हुई है। डी एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू फॉस्फोरेसेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय दैट इज द सेम। ये सेम बिल्कुल सारा वही है जैसे पीछे था, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई है, इसलिए के के साथ आई एस लिखा है, यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई है। फॉर्मूला बाकी सारा सेम है। नेक्स्ट हमारे पास बीइंग स्पिन फॉरबिडन द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड ट्रिपलेट टू ग्राउंड सिंगलेट अकर वेरी स्लोली। क्योंकि ये फॉरबिडन है और फिर इसमें लंबा प्रोसेस है, पहले ही आप लोग को पता है ये टाइम ज़्यादा लेता है, ये बहुत स्लोली होता है प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है विद रेडिएटिव लाइफ टाइम इन ऑर्डर ऑफ सेकेंड और लॉन्गर। तो इसका लाइफ टाइम में क्या है? ऑर्डर ऑफ सेकेंड और लॉन्गर है इसका ऑर्डर ऑफ लाइफ टाइम। फॉस्फोरेसेंस जो है वो ऑब्जर्व हो सकती है जब अदर डीएक्टिवेटिंग प्रोसेसेस हैव बीन सप्रेस्ड। कि अदर फॉस्फोरेसेंस कब होगी? जब फ्लोरेसेंस ना हो पा रही हो, जब फ्लोरेसेंस बिल्कुल भी ना हो, या इस तरह का कोई मसला हो जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस ना हो पा रही हो, ऐसी कंडीशंस हो जिनसे फ्लोरेसेंस होना पॉसिबल ना हो, तो फिर फॉस्फोरेसेंस होती है, वरना फॉस्फोरेसेंस एज सच फेवरेबल रिएक्शन या फेवरेबल डीएक्टिवेटिंग मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा कि टिपिकली इन रिजिड ग्लासेस एट लो टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने कहा कि फॉस्फोरेसेंस कब होगी? जब टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि कौन सी कंडीशंस होंगी तब फॉस्फोरेसेंस होगी? जब टेम्परेचर लो होगा, रिजिड ग्लास होगा, या ऑक्सीजन एब्सेंस होगी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा सोल्यूशन के अंदर अदर डी एक्साइटेशन प्रोसेस सच एज क्विंचिंग आर मोर मच मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर फास्फोरेसेंस इज रेयरली ऑब्जर्व्ड। कि अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो उसमें डी एक्साइटेशन का जो प्रोसेसेस है उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेबल प्रोसेस जो है वो क्वेंचिंग है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि सोल्यूशन में कौन सा फेवरेबल प्रोसेस है, तो वो क्वेंचिंग है। इसलिए उसमें फास्फोरेसेंस रेयरली ऑब्जर्व होती है, नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर हो गया ख़त्म। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, नहीं आई तो कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, थैंक यू।